सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो बच्चों, इस अध्याय में हम शब्दों के ऊपर विचार करेंगे, यानी कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, किस किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, दिए गए चित्र के नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर कक्षा शब्द बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये चित्र दिया गया है और उसके नीचे जो हमें शब्द दिया गया है कक्षा, उसको अलग अलग वर्णों को जोड़कर बनाया गया है। जैसे क जमा अ, क जमा श जमा आ। तो ये क्या बन गया? कक्षा। कक्षा शब्द से हमें एक पढ़ने वाले स्थान के विषय में पता चल रहा है, यानी कि कक्षा शब्द क्या है, हमें इससे पता चल रहा है कि वो एक पढ़ने का स्थान है। दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, सार्थक मेल होता है, उसके मेल को यानी कि उसके समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब सामने लिखे शब्दों को देखिए। जब ये शब्द अलग अलग लिखे हैं तब इनका केवल अपना अपना ही अर्थ है, परंतु जब इनका प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में वाक्य में किया जाता है तब इन्हें पद कहा जाता है। यानी कि जब तक हम इन सार्थक वर्णों को देखें तो इनका अपना अपना एक अर्थ है, लेकिन जब इनको हम जोड़ देते हैं और इसका प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो एक पद कहलाता है। यानी कि जब किसी शब्द को हम, जैसे कक्षा शब्द क्या है? कक्षा अपना एक अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे किसी पद, किसी वाक्य में जोड़ दें कि कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? उस वाक्य का पद बन जाएगा। तो उसी को हम पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। अब अगला है हमारा शब्द का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है रचना अथवा बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक रूढ़ और तीसरा है योग रूढ़। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में होता आया है उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहा जाता है। यानी कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और वो अपने मूल में ही रहते हैं, उनका मूल अर्थ ही प्रकट होता है। जैसे जल, हवा, घर आदि। ऐसे शब्दों के टुकड़े करने पर कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता। यानी कि जो रूढ़ शब्द है उनके अगर हम सार्थक टुकड़े कर दें, यानी कि उनको अलग अलग रख दे, तो उनका कोई निश्चित अर्थ हमें प्रकट नहीं होगा। वो जब मिल जाएंगे तो ही हमें उसका एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है। जैसे हम देख सकते हैं, अब ये जो घर शब्द है ये अभी रूढ़ शब्द है। अब इस शब्द को अगर हमने अलग अलग कर दिया, जैसे घ जमा र, घ और र को अलग कर दिया, तो इसका कोई निश्चित अर्थ हमें प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इनको मिला देते हैं तो इसका निश्चित अर्थ हमें प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। घ व र का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह रूढ़ शब्द है। अब अगला है हमारा यौगिक रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का निर्माण अन्य शब्दों के योग से होता है उन्हें यौगिक रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जिनका अन्य शब्दों का मिलकर, यानी कि 2 अलग अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, पुस्तकालय आदि। अब रसोई घर कैसे बना? रसोई जमा घर। तो ये 2 जो है शब्द वो अलग अलग शब्द है, तो ये 2 मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं रसोई घर। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की रचना प्रत्यय, उपसर्ग, संधि तथा समास द्वारा भी होती है। अब अगला है योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि योग रूढ़ शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से ही बनते हैं, लेकिन वो अपने निश्चित अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चतुरानन, नीलकंठ, गिरिधर आदि। यहाँ नीलकंठ का अर्थ है नीलाकंठ, यानी कि नीलाकंठ। ये 2 शब्द मिलकर बनाते हैं नीलकंठ, लेकिन ये जो नीलकंठ शब्द है वो एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। वो विशिष्ट अर्थ क्या है? शिव जी के अर्थ में रूढ़ हो गया। यानी कि ये जो शब्द है वो शिव जी के अर्थ को प्रकट कर रहा है।
तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब अगला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी कि उन शब्दों की बात हो रही है जो संस्कृत के शब्द हैं और उन्हें वैसा ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है जैसा वो संस्कृत में है। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्राम, नयन आदि। अब अगला है हमारा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द अब जिनका रूप परिवर्तन करके उसे हिंदी में लाया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सांप, गांव आदि। अब अगला है हमारा कुछ प्रमुख तत्सम तथा तद्भव शब्द। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं तत्सम और तद्भव शब्द के। तो हमारे तत्सम शब्द कौन से हैं? दंत। तद्भव शब्द क्या होगा? दांत। तो ये संस्कृत का शब्द हो गया और ये जो है वो इसका रूपांतरण यानी कि इसके रूप में परिवर्तन करके हिंदी में इसका प्रयोग किया गया, तो ये हमारा क्या बन गया? तद्भव शब्द। ऐसे ही प्रस्तर, पत्थर, जिह्वा, जीभ, घृत, घी, पुत्र, पूत, रात्रि, रात, सूर्य, सूरज, हस्त, हाथ, दधी, दही, अंगुली, उंगली, मयूर, मोर, कोकिल, कोयल, सत्य, सच। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं तत्सम और तद्भव शब्द के, तो इन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। अब अगला है हमारा देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न अर्थात पैदा हुआ। यानी देशज शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी देश में उत्पन्न हुआ या फिर पैदा हुआ। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे यानी कि वह शब्द जो किसी देश में उत्पन्न हुए हैं लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे बेटी, पिल्ला, गाड़ी, चिड़िया, जूता, पगड़ी, दाल, चूड़ी, लुटिया, झोपड़ी, टांग आदि। यानी कि ये जो शब्द है वो बच्चों कौन से हैं? हमारे देशज शब्द। अब अगला है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क में आने से विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं, यानी कि जो भारत के शब्द नहीं है लेकिन वो विदेश किसी दूसरे देश से आए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। तो हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द हमारा क्या है? अंग्रेजी शब्द। तो अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, कप, सोसाइटी, कंपनी, बैंक, मैनेजर, ऐसे जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे हमारे अंग्रेजी शब्द हैं। अगला है हमारा अरबी शब्द। तो अरबी शब्द कौन कौन से हैं? अदालत, अमीर, आजाद, औलाद, आम, औरत, शतरंज, कैदी, ईमान आदि। अगला है हमारा फारसी शब्द। तो फारसी शब्द है दरवाजा, दिल, जमींदार, फौज, आराम, मजदूर, दीवार, प्याज आदि। अब अगला है तुर्की शब्द। सरदार, चम्मच, चिक, कैंची, बहादुर, बंदूक, लाश, बीवी, बेगम आदि। अगला है हमारा पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली शब्द कौन से हैं? कप्तान, तौलिया, बाल्टी, फीता, कमीज, काजू, संतरा, चाबी आदि। अब अगले शब्द हैं फ्रांसीसी शब्द। कूपन, अंग्रेज, बिगुल, पुलिस, कार्टून आदि। चीनी शब्द हैं तूफान, चाय, लीची, पटाखा आदि। जापानी शब्द हैं रिक्शा आदि। तो ये थे बच्चों हमारे विदेशी शब्द जो हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब अगला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें
सार्थक शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हमें पता होता है, यानी कि कुछ सार्थक अर्थ जरूर होता है, कोई निश्चित अर्थ जरूर होता है, ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, तो हम पानी से हम जानते हैं पानी क्या होता है, पीने का पदार्थ होता है। रोटी खाने का पदार्थ होता है। घर जहाँ पे हम निवास करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही अगला है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जिनका कोई अर्थ हमें प्रकट नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दला, दीरो, रघ। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनका हमें कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, हमारे निरर्थक शब्द। कई बार समुच्चय के रूप में एक सार्थक तथा एक निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है वाक्य में, कई बार हम सार्थक और निरर्थक शब्द का साथ में प्रयोग करते हैं। जैसे घरवर, रोटी वोटी, पानी वानी, ऐसे शब्दों का कई बार हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य के कारण परिवर्तन हो जाता है। यानी कि वह शब्द जिनमें किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये हमारे क्या है? ये सब हमारे विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब अगला है हमारा अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जिनमें किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, हमने देखा कि शब्द जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग रूप उसमें पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।